नमस्कार। लाइव तक में आप सभी का स्वागत है। और अभी जो भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पे है, इस चरम की जो स्थिति है उसमें आज हमारे साथ बात करने के लिए विनोद सिंह जी हैं। रिटायर्ड आईआरएस हैं और 2019 में उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी अपने शौक को पूरा करने के लिए। पाकिस्तान और इतिहास के अच्छे जानकार हैं। जम्मू कश्मीर में लंबे समय तक इमरजेंसी के दौरान वहाँ पे उनकी पोस्टिंग रही है और वहाँ के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं। तो आज हमारे साथ बातचीत के लिए विनोद सिंह जी है। विनोद सिंह जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले हम ये देखना चाहेंगे कि एक आपसे आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जो स्थिति आपने देखा कि घटना के बाद, पहलगाम में आतंकी हमले के बाद जिस तरह से पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा, सीज फायर तोड़ने के बाद अ, भारत ने जो एक्शन ली, सिंदूर ऑपरेशन किया, सिंदूर ऑपरेशन के बाद फिर जो पाकिस्तान की फौज ने हिमाकत की, गोलीबारी शुरू कर दी, भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया और उसके बाद भारत ने सैन्य कार्रवाई की। और उस कार्रवाई के बाद जो स्थिति है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पे है। इस तनाव क्या यह आपकी नज़र में, क्या ये तनाव अभी बढ़ेगा या फिर इसमें कोई आप कोई बदलाव देख रहे हैं? जो जो घटना हुई, जिस तरह से टूरिस्ट को, जो नागरिक थे, उसको मारा गया और धर्म को पहचान करके मारा गया, तो कहा जाता है कि टेररिज्म का कोई धर्म नहीं होता है। लेकिन लोगों ने देखा कि धर्म का उपयोग हो रहा था, तो इतना जो घृणित काम किया उसको दंडित करना जरूरी था। उस हिसाब से भारत का जो निर्णय है कि जो लिमिटेड कार्रवाई किया टेररिस्ट के ऊपर, वो बहुत जरूरी था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है, जो वहाँ की सत्ता है, वो उनके समर्थन में आ गए, उनके फ्यूनरल में गए मिलिट्री के बड़े ऑफिसर, और जो उनको सपोर्ट किया, तो वार को एस्केलेट किया। भारत का लिमिटेड एक्शन था, लेकिन खत्म नहीं हुआ था। जो ऑपरेशन सिंदूर है, वो खत्म नहीं हुआ था। तो मेरे हिसाब से जो वार है, वो चाहे फुल फ्लेजेड रहे चाहे लिमिटेड रहे, लेकिन एस्केलेट करेगा, और इतने से रुकने वाला नहीं है। क्योंकि सबकी इच्छा है कि जो जितने टारगेट्स हैं, उसमें अभी भी 37 38 40 के लगभग जगह है, तो सारे जगह कवर हो। और जब भारत ने खून अपना बहाया ही है, तो एक मिसाल हो जाए कि कम से कम जो टेररिज्म है उसकी कमर टूट जाए, और जो लोग धर्म के अच्छे साइड को नहीं करके उसके बुरे साइड को प्रचारित करता है, उनके लिए भी एक दंड हो। तो और अच्छी बात रही कि भारत में कोई कॉम्युनल बैकलेश नहीं हुआ, किसी तरह की घृणा नहीं हुई, और लोग सद्भाव से रह रहे हैं। तो इस सद्भाव को मेंटेन करने के लिए वार जो है सो जरूरी था। और मैं कश्मीर में रहा हूँ, 96 के चुनाव में था, तो हमने आई जो थिंक चीजें सर, देख। एक एक मिनट सर, यहाँ पे हम वार शब्द से अगर हम सैन्य ऑपरेशन के तौर पे इसको लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, वार है, बैटल है, काफी सारे शब्द के अपने अपने मीनिंग है। तो वार अभी पूरा फॉर्म में नहीं आया है, तो सैन्य ऑपरेशन कह सकते हैं। लेकिन जब दूसरे साइड से भी होने लगे, तो ऑपरेशन तक नहीं रह जाता है सीमित। तो मेरा है जो सोचना है कि इस्केलेट करेगा, और जी। भारत रुकने वाला नहीं है। तो उसमें जहां तक हो सके टेररिस्ट को खत्म करे, उसके अवशेष को आपका मिटाए। सर हाँ, बताइए। आपका सर ये है कि मैं इसी बात को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे कि ये पहली बार नहीं है कि पहलगाम में जो हमला हुआ, ये पहली बार नहीं है। क्योंकि आप जम्मू कश्मीर में रहे हुए हैं और
वहाँ के सिचुएशन को जानते हैं, तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये पहली बार नहीं है कि पहलगाम की घटना घटी है। इससे पहले उरी में, इससे पहले आपको घटना घटी है पुलवामा में, जो बड़ी घटनाएं थी। बाकी अगर 14 से ही हम 10 साल की घटना देख लेंगे तो औसत हर साल 20 से 25 घटनाएं घटी हैं, 10 घटनाएं घटी हैं, 15 घटी, यानी आतंकवाद की जो घटनाएं हैं जम्मू कश्मीर में वो लगातार अंतराल पे घटती रही है। लेकिन जो बड़े हमले हुए, जैसे पीछे उरी के बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, पुलवामा के बाद हमने एयर स्ट्राइक किया, अभी भी हमने फिर वापस एयर स्ट्राइक किया। तो जो वो पीछे के जो दोनों हमले हुए और भारत ने जो करारा जवाब दिया, तो उससे इसको एक तो अलग कैसे आप देखते हैं कि इसमें क्या उससे ज्यादा फर्क है? और दूसरी बात कि उससे पहले जब इतनी घटनाएं घटी और भारत ने जवाब दिया तो भी फिर पाकिस्तान क्यों नहीं सुधरा? उसके पीछे की वजह क्या आप समझते हैं? देखिए, पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी रही है वो कॉम्युनल बेसिस पर है, मानवता का आधार नहीं है। आज उसका सेनाध्यक्ष बोल रहा था, मैं उसका भाषण सुना कि वी हैव डिफरेंट इन कल्चर, वी आर डिफरेंट इन लैंग्वेज, वी आर डिफरेंट इन ये प्रैक्टिसेस, वी आर, पहलगाम हमले से पहले बोला था। जो भी हो पहले का रिकॉर्डिंग दे रहा हो। तो हम्म। तो जो जो सेंटिमेंट था पाकिस्तान बनने का, वो इन लोगों की जो हम्म। आंतरिक इच्छा थी, मैं थोड़ा लीक से हट के बोल रहा हूँ। इनको इनको इन लोगों बोलिए। का कहना था, इन लोगों का कहना था कि हमने हिंदुओं पर राज किया है, अगर डेमोक्रेसी होगी तो हिंदू हमारे ऊपर राज करेंगे। तो लियाकत अली और इन लोगों का था कि हम अलग देश हमको चाहिए, हम इनके साथ नहीं रहेंगे। दूसरा था जो जनरल नियाजी और इन लोगों का जो प्रिंसिपल था कि अगर छोटा सा ग्राउंड मिल जाए तो हम भारत को पुनः जीत लेंगे। 65 की जो लड़ाई हुई थी वो इसी इसी मतलब सोच के साथ। इसी मोटो के साथ हुई थी कि ये जो है सो नाश्ता करेंगे मतलब जैसलमेर में, दिन का भोजन करेंगे जयपुर में, और रात का भोजन जो है सो दिल्ली में करेंगे। और अंग्रेजों से इन्होंने मांगा था कि हमको छोटा सा टुकड़ा दे दीजिए, बाकी काम हम खुद कर लेंगे। तो इनको है, कोई अच्छा नियत नहीं है, इनको है कि हम भारत को जो है सो डिरेल करें, किसी तरह से मिटाएं और अपना वर्चस्व बढ़ाएं। इनके जो और तरह के काम है, हमने अभी बोला था एक टॉक में कि जो इंडिपेंडेंस हुआ उस समय का जो पॉपुलेशन था, पाकिस्तान ने 10 गुना पॉपुलेशन बढ़ाया है अपना, और भारत ने 4 गुना, 4 साढ़े 4 गुना। तो ये पॉपुलेशन बढ़ाया है, जानबूझ के बढ़ाया है कि वर्ल्ड को मैन पावर है। यूएस में जब भारतीय को लोग देखता है तो कहता है कि पैकीज, मम्मी दे आर पैकीज, हम लोगों को देख करके बोला। तो हम लोग पैकेज सुना तो घूम के देखा तो एक गोरा बच्चा अपनी माँ को कह रहा है कि ये लोग पैकेज है। तो पाकिस्तान का जो भी आधार ही दूषित था, तो जिसका आधार दूषित हो वो समझाने से, लॉजिक से नहीं समझेगा। उसका उद्देश्य है कि भारत बर्बाद हो। और हमारे लीडर की इतनी उदारता थी, नेहरू जी ने सिंधु नदी का पूरा पानी दे दिया, वाटर ट्रीटी लिबरली किया, सब कुछ दिया। इसके बाद 65 में चढ़ाई किया, इसके बाद 71 में किया। तो इसका इलाज होना चाहिए। हम लोग तो 71 में क्या चूक आपको गए। लगता है, क्या आपको लगता है कि जो जिस समय में मैं इस थोड़ा इतिहास में चलते हैं, अभी जो जम्मू कश्मीर की स्थिति है उसमें अगर हम थोड़ा इतिहास में चलें, तो जो जम्मू कश्मीर का विलय हुआ था उस समय क्या आपको लगता है कि जो ये नेहरू ने जो यूएन में जाकर के गलती की थी? यूएन में ही गलती नहीं की थी उन्होंने, यूएन वाली गलती तो की ही थी। महाराजा हरि सिंह जी ने उनको कहा था कि हम अपना देश दे रहे हैं आपको, आप पहले टेक ओवर कीजिए और हम आराम से ठंडे दिमाग से आपको लिख देंगे। तो कोई रीजन नहीं था कि महाराजा को ट्रस्ट नहीं करने का। इन्होंने सेना को लेट लगा दिया। 12 दिन के बाद इनको बोला कि पहले तुम लिखो, पहले लिख के दो। लिखने में भी शर्त क्या थी कि शेख अब्दुल्ला को जो जेल में था और जिसको ट्रिब्यूनल ने जेल दिया था, जो जजेज के जो ग्रुप है, जो ब्रिटिश हम्म। एजुकेशन में एजुकेटेड जजेस थे,
तो अब्दुल्ला को जेल से छोड़ो और इसको प्राइम मिनिस्टर बनाओ। तो अब्दुल्ला को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। फिर वो जो महारानी है उन्होंने रोल किया। तो महारानी ने रोल किया। तो जो नेहरू जी ने किया उसमें डिले करा। और दूसरी बात है कि जो प्रैक्टिकल नहीं थे, जो अब्दुल्ला को जेल देना पड़ा तो उसको प्राइम मिनिस्टर बनाए, तो नेहरू जी को खुद भी अब्दुल्ला जी को जेल देना पड़ा फिर, जो इमरजेंसी के दौरान छूटा था। तो जो पोजीशन है उसमें कश्मीर का जो विलय हुआ उसमें चूक हुई। यानी आप और मानते हैं कि नेहरू जी की गलती थी, चूक हुई थी? नहीं, यूएन में जाने का कोई तुक नहीं था। यूएन में हारी हुई पार्टी जाती है जिसको जस्टिस चाहिए। जब राजा हमको लिख दे रहा है पाकिस्तान हम्म, बदमाशी कर रहा है, हम्म, तो उसको, हमारे पास मिलिट्री पावर थी। उसमें एक प्रैक्टिकल जी। एस्पेक्ट है कि जो लोग कहते हैं कि नेहरू जी ने युद्ध विराम कर दिया और लड़ते तो पूरा जीत लेते, वो मैंने अपने लेवल पर हम्म, रिसर्च किया है। एक्चुअली जो कमांडर इन चीफ था वो माउंटबेटन था इंडिया का। तो इन लोगों ने जब यूएन में गए तो माउंटबेटन के सलाह पर गए थे नेहरू जी, और माउंटबेटन ने युद्ध विराम कर दिया। इन्होंने ब्रिटिश फौज हम्म, को बोल दिया कि बात नहीं माने। आपको तो मालूम ही होगा कि ये प्राइम मिनिस्टर तो बन गए और सेनाध्यक्ष जो है सो ब्रिटिश रखे थे। हम्म, तो सेनाध्यक्ष में जो मिस्टर राठौर है, उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल है, उन्होंने बोला इनको कि आप प्राइम मिनिस्टर तो अंग्रेज को हटाने चाहिए, इसमें क्यों अंग्रेज इंग्लिश मैन क्यों चाहिए आपको? क्यों आपको चाहिए? क्या अपने जवानों पर विश्वास नहीं है? तो नेहरू जी ने कहा कि तुम बनना चाहते हो? तो बोला कि नहीं, अभी हमारे सीनियर हैं करियप्पा साहब, तो सेनाध्यक्ष आप करियप्पा को बना सकते हैं। फिर नेहरू जी ने बनाया। तो जो सेनाध्यक्ष था वो ब्रिटिशर था, और उसकी बराबर कमांड मानता था पाकिस्तान के अंदर के जो फौज थे वो भी और ये भी। तो उन्होंने रुकवा दिया और लड़ाई रुक गई। तो नेहरू जी की तो कुछ चलती ही नहीं थी, सेनाध्यक्ष तो इनके पास था नहीं। तो उसके तो बाद जो हम भी। आगे चलते हैं। ये तो उस समय की बात हुई। अब आगे हम्म, अगर आप देखेंगे तो 1971 में भारत ने बहुत ही अच्छे तरीके से वार को जीता। पाकिस्तान के 93,000 फौजों को सरेंडर करवाया। बांग्लादेश अलग बना। तो क्या वो मौका नहीं था कि जो जिसको आयरन लेडी और मिसेस गांधी कहा गया, कि इंदिरा गांधी एक आयरन लेडी के तौर पर प्रचारित किया गया, तो क्या उस समय में भारतीय सोच में ये नहीं था कि पीओके को इसमें शामिल किया जाए? सोच में था, लेकिन जो डिप्लोमेसी में हमारे लोग जो हैं सो मोम के, आयरन आयरन लेडी नहीं थी, मोम की लेडी थी। जो कहावत है, जो आईबी और इन लोगों का, रॉ वालों का जो कहना है कि जो भुट्टो जी है, जुल्फिकार अली भुट्टो, वो अपनी बेटी को लेके आए थे। तो 10 बार हम्म, तो उनकी बेटी बेनजीर आके मिसेस गांधी से मिली थी। इसके बाद ये लोग फैमिली रिलेशन टाइप का डेवलप कर लिए, और जब दोनों की रात में बात होती तो मिसेस गांधी ने कहा कि कोई नहीं रहेगा। भुट्टो भी बोले, भुट्टो साहब, की कोई नहीं रहेगा यहाँ। फिर भी आईबी के कुछ लोग और जो चाय पानी सर्व करते हैं वो पर्दे के बाहर से झांक रहे थे, खाली तो नहीं छोड़ना था। तो जुल्फिकार अली भुट्टो के बारे में कहते हैं कि वो झुक करके दोनों हाथ इनके पैर पर रख दिया और बोला कि हे दुर्गा, पाकिस्तान के जनतंत्र को बचाओ, ये अंतिम सांस ले रही है और यहाँ मिलिट्री जो है ऑलरेडी हावी है। पता नहीं क्या हिप्नोटाइज किया कि आप जो है सो हमको बाध्य मत करो कश्मीर लिखने पर। और मिसेस गांधी मान गई कि कश्मीर वाला छोड़ दीजिए। और शिमला समझौता, जिसको पाकिस्तान ने कैंसिल कर दिया है अभी, वो एक लूज सा हम्म। समझौता किया। तो वो ब्लंडर था। दूसरी बात है कि हमारी डिप्लोमेटिक फेल्योर था वो, क्योंकि जो क्योंकि फौज हम्म, जो क्योंकि फौज उसी। हम्म। फौज जो जेल जी, में थे, जो सरेंडर्ड फौज से 93 लाख जो थे, सॉरी 93,000 जो थे, वो फौज जो है वो बहुत महत्व रखता था। अगर उसको नहीं छुड़ा पाता भुट्टो तो पाकिस्तान में उनको हम्म, बचना मुश्किल था। तो फौज को अगर बिल्कुल। किसी किसी तरह से उसको हैंग करने का, या उसके खिलाफ जो रेप किया था बड़े पैमाने पर, वो उसका ट्रायल करवाती, तो पाकिस्तान पैर पकड़ के इनको कहता कि कश्मीर ले लो, और हमारे जो ये बड़े बड़े लोगों के बच्चे थे पाकिस्तान के फौज में, तो इनको जो है वो रेप वाला बांग्लादेश वाला ट्रिब्यूनल या कुछ ऐसे करते,
तो सरेंडर हो जाता और आ जाता। तो डिप्लोमेसी में हमारी फेल्योर है, कहते हैं कि तो पैर पकड़ा। क्योंकि क्योंकि आज जो हम घटना देख रहे हैं, इसके पीछे जो हम इतिहास में जाते हैं, बैकग्राउंड में जाते हैं, तो उसी 71 के बाद 80 से पाकिस्तानी फौज ने भारत के खिलाफ एक छद्म आतंकवाद के तौर पे शुरू किया। और 80 ईस्वी से भारत अलग अलग मोर्चे पे, चाहे पंजाब रहा हो, चाहे जम्मू कश्मीर रहा हो, या भारत के अंदर आतंकवादी हमले हुए हों, तो ये सारे जो इसकी जो क्रोनोलॉजी है, इसको जो वन टू वन करके जितनी भी घटनाएं घटी हैं, इसके पीछे जो पाकिस्तानी फौज की जो एक वो जो हार को नहीं पचा पाना और सरेंडर करना, और भारत के खिलाफ एक सोची समझी रणनीति के तहत कि पाकिस्तान की फौज को लगा कि हम भारत के साथ सैन्य स्तर पे सीधे आमने सामने की लड़ाई में नहीं जीत सकते हैं, तो उन्होंने एक आतंकवाद को प्रायोजित करने का रास्ता चुना और छद्म लड़ाई के जरिए भारत के साथ कंटिन्यू किया, और वो आतंकवाद का दंश भारत झेल रहा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत अ, उस आतंकवाद की लड़ाई के दौरान लगभग 45,000 से अधिक सैनिक हमारे शहीद हो चुके हैं। तो ये आंकड़ा बहुत बड़ा आंकड़ा है कि जिस लड़ाई को आप बिल्कुल आमने ठीक बता रहे सामने आमने सामने लड़ करके आप चीजों को खत्म कर सकते थे, उसमें आप छद्म लड़ाई में हमारे 45,000 सैनिक अब तक शहीद हो चुके हैं। तो ये कितनी बड़ी कीमत भारत चुका रहा है। तो इसके पीछे आप क्या समझते हैं कि क्या कारण था कि भारत बार बार गलतियों अपनी गलतियों से सीखा नहीं, और ये आतंकवाद को झेल करके आज हम इस स्थिति में पहुंचे हैं? देखिए, भारत ने इतिहास से शिक्षा ग्रहण नहीं किया। हमने अपने इतिहास की उपेक्षा की। हमने जो अपने वीर पुरुष थे उनको अपना मॉडल नहीं बना करके हमने अकबर को और इन लोगों को बनाना शुरू किया। हमने जो है सो महारावल बप्पा और राणा सांगा को भूल गए। तो जो भारत की परंपरा थी, चाणक्य की परंपरा थी, जो पॉलिटिक्स है, उस पर सबसे ऑथेंटिक बुक जो है अर्थशास्त्र, वो चाणक्य की है। उसमें वो लिखता है कि जो शत्रु है, अगर युद्ध में परास्त होता है तो ऐसा नहीं है कि वो सरेंडर कर दे और फिर उसको घर जाने के लिए छोड़ दो। अगर उसने क्रूरता पूर्वक व्यवहार किया है, इसके बाद पराजित हुआ है, तो उसको विनाश होना चाहिए, उसका वो खत्म हो, वो बचे नहीं। तो इस तरह से तोड़ो कि वो 100-200 साल तक फिर सिर उठाने की क्षमता उसमें नहीं हो। तो पाकिस्तान का वही प्रिंसिपल है। अगर कोई महिला पाकिस्तान में रहती है और फौज में है और पाकिस्तानी आर्मी द्वारा पकड़ा जाए तो उसकी क्या दशा होगी, उसके रेप होंगे, ये होंगे। भारत में पकड़ाए तो भारत उसको इज्जत पूर्वक छोड़ देगा। तो दिक्कत क्या है कि वार जो है उसमें सिविलाइज रूल हम लोग मानते हैं। तो वो महात्मा गांधी का प्रभाव कहिए या जो भी कहिए, हम लोग भगवान राम को, चाणक्य को, इन लोगों को भूल गए। तो जो शत्रु है इसमें उसका। नीतिगत तौर पे मैंने आपसे बात जानना चाहा कि नीतिगत भारत की जो देखिए, वो तो पुरानी बात है कि हम अपने थॉट प्रोसेस को लेकर के हमने गलत रास्ता चुना, या हम भटक गए, या जो भी था। लेकिन आजाद भारत में जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का, आतंकवाद को टैकल करने का जो एक मादा, एक नीतिगत स्तर पे जो फैसला है, जो चीजें करनी थी, उसमें कहाँ पे ये चूक इतनी बड़ी क्यों रही कि हम आज तक उस चीज को भुगत रहे हैं, आतंकवाद को? क्यों नहीं हम देखिए, पाकिस्तान को सबक सिखाया? हमारे पास आप कारगिल का टाइम भी था, जब जब कारगिल के समय में हम जीत रहे थे, तब भी हमारे पास मौका था, तो हम थोड़ा और आगे बढ़ लेते, पीओके को और ले लेते। उसमें भी मतलब वाजपेयी की सरकार थी। अगर आप वो जो, देखेंगे तो हमारी सरकार। हाँ, असफल रही है। ये बात आपने सही कहा है कि 100% सही है कि हमारी जो डिटर्मिनेशन है वो नहीं थी। और जो बम्बई हमला हुआ या उसके बाद जो चीजें हुई, उसमें उस संकल्प से हम लोग नहीं लड़े। उसके पीछे जो भी कहना चाहिए वो तो स्पष्ट है। मुंबई हमला के समय में गुजराल ताज। गुजराल डॉक्ट्रिन का नाम सुने होंगे आप। बिल्कुल सुना है। हाँ, तो गुजराल डॉक्ट्रिन जो है वो कहता था कि छोटा भाई जो है, पड़ोसी देश जो है छोटा भाई है, उसको कितनी भी गलती करे उसको माफ करना चाहिए। गुजराल डॉक्ट्रिन को लागू करने के बाद ये लोग क्या किए कि जितना सारा जो जासूस है वो सब हमारे एजेंट थे, जिसके कारण हम बांग्लादेश वाली लड़ाई जीते थे, उस सब का नाम एक्सपोज हो गया और पाकिस्तान ने हैंग कर दिया।
तो हाँ, हमारे ये एक गलती भी। हुई थी हमारे। हाँ, ये गलती हुई थी हमारे प्रधानमंत्री रहते हुए गुजराल ने बड़ी गलती करी थी। और इवन की जो हमारे बाद में उपराष्ट्रपति हुए हामिद हामिद अंसारी ने भी बड़ी गलती की थी, जो खुफिया जानकारियां जो है सो ईरान और पाकिस्तान को देने की भूमिका निभाई थी। हाँ, वो जो हामिद अंसारी साहब हैं, मैं तो हार्डकोर सेकुलर हूँ, लेकिन उन्होंने राष्ट्र को या अपने दायित्व को सेकेंडरी समझा और इस्लाम को प्राइमरी समझा। उपराष्ट्रपति हैं, इनको भारतीय को कष्ट है ये नहीं देखा जाता, इनको है कि मुस्लिम प्रॉब्लम है ये दिखता है। तो ऐसे लोग अगर पहुंचेंगे तो नुकसान तो होगा ही। कहते हैं कि हमारे बहुत सारे जासूस को हैंग कर दिया गया और पकड़ा दिया गया, तो आपका ठीक ही है। तो भारत में कहीं न कहीं जो गांधीवादी सोच है, गांधीवादी सोच में अच्छाइयाँ भी बहुत है, काफी चीजें अच्छी है। नेचर के हिसाब से चलना, सादा जीवन, इसके बाद ईमानदारी, अभी शुचिता। अभी सर क्या लगता है आपको कि अब जो स्थिति है कि चलिए जो पीछे गलती हमारी हुई, अलग अलग समय में गलती हुई, बार बार गलती हुई भारत सरकार से, तो क्या आपको लगता है कि अब भारत जो है क्या इस समस्या के समाधान का आतंकवाद से जो हम लड़ रहे हैं, क्या भारत आतंकवाद को खत्म कर पाएगा? क्या भारत पाकिस्तान को जो सबक सिखाया है उसके बाद आतंकवाद की कमर टूटेगी, या इस लड़ाई को आगे आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, मैं किसान का बेटा रहा हूँ और हमने बचपन में खेती देखी है, हमने सांप देखे हैं। और सांप को अगर आधा मार के आप छोड़ देते हैं तो वो ज्यादा खतरनाक हो जाता है। तो पाकिस्तान को इस सबक से काम नहीं होगा, उसकी कमर तोड़ना पड़ेगा और ऐसा लेसन देना पड़ेगा कि ये 100 साल तक जो है सो आतंकवाद का नाम भूल जाए। तो जब उसके वार, लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? जो हम लोग जो ऑपरेशंस है उसको और डीप करें, चुन चुन के। हमने तो जो अड्डा है उसको नष्ट किए हैं, लेकिन जो बम विस्फोट जो सॉरी जो मारा है कश्मीर में, उसके बाद जो है सो वो लोग तो भाग जाएगा उससे, उसको पता है कि भारत बम्बिंग करेगा। तो बहुत सारे लोग बचे हुए हैं, उसको चुन के मारे। और कोशिश हो कि पाकिस्तान सरेंडर कर जाए, और सरेंडर के बाद उसका समझौता को तभी हम स्वीकार करें जब एक एक आतंकवादी को मारने का वो वचन दे और हमारा मिलिट्री सुपरविजन उसके ऊपर हो। ऐसा नहीं है कि हम सोवरेन नेशन के रूप में पूरा छोड़ दिए, हम जो है डैमेज लें, उससे अभी डैमेजेस तो लें। अभी कोई सीधी लड़ाई तो है नहीं कि जिसको आप कहेंगे कि इसमें वो सरेंडर करे, या इस तरह की नौबत स्थिति आए, या इस तरह की नौबत पैदा हो। इसको सीधी लड़ाई ही कहेंगे। देखिए, लड़ाई का रूप बदलता है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का युग है। जब F-16 प्लेन गिरता है, जब रफाल यूज हो रहा है, तो सीधी लड़ाई है। उसमें जो वाटर वाला प्रेशर है या दूसरा दूसरा प्रेशर जो डाले हैं हमारे जो माननीय प्राइम मिनिस्टर ने, उसका दबाव है। और अगर उसको अपने देश के अस्तित्व को बचाना है तो सरेंडर कर सकता है। अगर बर्बाद करना है तो लड़ाई लंबी हर्षेगी, फिर एस्केलेट करेगा, फिर हमारी सैनिक जो है क्रॉस करेगा बॉर्डर। अभी एक इंटरेस्टिंग बात हुई है कि जो सिंधु जल समझौता था जिसको भारत ने निलंबित किया, तो उसके खिलाफ पाकिस्तान विश्व बैंक के पास गया। तो विश्व बैंक ने आज साफ कह दिया कि इसमें हमारी भूमिका नहीं है। एक एक जो हमारी भूमिका है, हम वो नहीं है, केवल एक बाहरी भूमिका है कि हम आपकी इस समझौते में, भारत और पाकिस्तान के बीच का समझौता है, हम बस एक दर्शक के तौर पे हैं इसमें। हमने शुरू में समझौता कराने में भूमिका निभाई थी, और अभी तो यानी कि विश्व बैंक ने पल्ला झाड़ लिया है, अभी पाकिस्तान को झटका लगा है। दूसरा आप कि अमेरिका ने हाँ, आज झटका दिया, अमेरिका ने झटका दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी तनाव है, अगर कोई युद्ध होता है तो हम किसी के साथ नहीं है, हम वो दोनों, वो उसका मामला है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। तो यानी कि वैश्विक स्तर पे अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान को विश्व बैंक से झटका लगा। अमेरिका जो कि खास पाकिस्तान को मदद करता रहा है, बहुत सारे लंबे समय तक पैसा देता रहा है, और जिसके पैसे के दम पे पाकिस्तान ने आतंकवाद खड़ा किया अपने यहाँ, तो वो अमेरिका भी वो भी उसके साथ नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या भारत के पास एक मौका नहीं है कि जो पाकिस्तान को दबोच लिया जाए? बिल्कुल मौका है। और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है
उसको तो मिलाने का है ही, उसमें चीन से थोड़ी डिप्लोमेसी करना पड़ेगा। कुछ टैरिफ में, कुछ एरिया में, ट्रेड में जहाँ चीन लॉस कर रहा है, भारत जो है सो सपोर्ट कर सकता है। और बदले में कर ले चीन के कॉरिडोर को, आश्वासन दे दे कि चीन का जो इंटरेस्ट है, जो इन्वेस्टमेंट है, दैट विल बी प्रोटेक्टेड। तो पाकिस्तान की जगह इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो चाइना का भारत से ज्यादा सर्व होता है, तो भारत से जुड़ना चाहेगा होता वो। है, लेकिन लेकिन चीन के साथ भारत का सैन्य तनाव, इस सीमा पर तनाव भी तो है ना। तो ये तो नहीं मान सकते कि भारत और चीन का अच्छे दोस्त बन जाएंगे, या चीन की पर भरोसा भारत का बढ़ जाएगा। ये तो बहुत मुश्किल काम है। चीन पे भरोसा नहीं कर सकते। नहीं, भरोसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमको ट्रेड एक ट्रेड कर लिमिटेड सकते हैं, हाँ, भरोसा नहीं कर सकते। लिमिटेड गोल है कि हम हम्म। जब उसको मिलाएं भारत में, तो उस समय चीन डिस्टर्ब नहीं करे। तो लिमिटेड गोल जो है गिव एंड टेक से हो सकता है, डिप्लोमेटिक दबाव में भी हो सकता है, क्योंकि अमेरिका के दबाव में है चाइना। भारत से हाथ बढ़ाया है भारत की तरफ। इधर कुछ सिंबल हम्म। है, कैलाश मानसरोवर की यात्रा खोल दिया है, आपने सुना होगा। हाँ, तो बिल्कुल चीन, बिल्कुल। हाँ चीन ने तो, चीन को अगर इकोनॉमिक इंटरेस्ट में भारत से मैसिव फेवर की अगर आशा होगी, तो पॉलिसी भी चेंज होता है। वो पहले वाली पॉलिसी नहीं है। चीन एक कैपिटलिस्ट नेशन है एक तरह से। हम्म। तो हाँ, तो चीन को मिला के, और वैसे डरने की जरूरत नहीं है। हम कब्जा कर लेंगे तो कब्जा करेंगे, हमारा है वो। नहीं, और बिल्कुल। यूनाइटेड इसमें नेशन तो वो कब्जा उसमें, का प्रोसेस क्या हो सकता है? क्या लगता है आपको कि पीओके पे भारत इतनी आसानी से कब्जा कर लेगा और उसमें ज्यादा उसको दिक्कत नहीं होगी? पहाड़ी लड़ाई है। मुझे वारफेयर का थोड़ा सा इंटरेस्ट है, वार के एरिया में। मैं हम्म। पढ़ा भी हूँ और इंटरेस्ट रखता हूँ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का पूरा पढ़ा, कारगिल के युद्ध से पहले जो पढ़ा था। एक्चुअली पहाड़ी लड़ाई है, उसमें एक एक चोटी लेना पड़ेगा और महीनों लग जाएंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान सरेंडर करता है, सरेंडर करेगा अपनी जनता को बचाने के लिए, अपनी इकोनॉमी की जो रही सही साख है उसको बचाने के लिए। अगर हम इकोनॉमिकली तोड़ देते हैं उसको, तो वो उससे उससे बचने के लिए सरेंडर करेगा। तो सरेंडर मतलब झुकना, कि भारत जैसा चाहे कर ले, हम कोऑपरेट करेंगे, हमको छोड़ दे। उस पोजीशन यानी में कि आप अगर, तो यानी कि आपको लगता है कि पाकिस्तान सरेंडर जब करे तो वो आसान रास्ता हम्म वो आसान रास्ता होगा सरेंडर करवाना पाकिस्तान को, ताकि भारत अपनी इच्छा के मुताबिक पीओके का जो है अपने में मिला सके और उसके अवैध कब्जे को हटा सके। तो ये एक प्रोसेस हो हाँ सकता है, आपको लगता है? हाँ, वो भी कर सके, कश्मीर पर फेवरेबल डिसोल्यूशन जो है वो ले सके। बहुत हम्म। चीजें होती है। सरेंडर का मतलब है कि उसकी ये हालत हो जाए कि अगर हम नहीं सरेंडर करते हैं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तो वो नौबत तो क्रिएट किया जा सकता है, भारत का पोजीशन है उसमें। तो अभी संजोग से स्थिति है पाकिस्तान में, उधर से बलूचिस्तान में स्थिति खराब है, खैबर पख्तूनख्वा में स्थिति खराब है, सिंध में विद्रोह है, अंदर में जो जनता है वो अपनी फौज के खिलाफ है, इधर से भारत के साथ तनाव चल ही रहा है। तो एक मौका तो है भारत के पास कि जो उसके अंदरूनी सिचुएशन है उसको वो उसमें अपनी जगह बना करके जो है सो लड़ा जाए। हाँ, भारत जो है ना, मेरा विचार है कि भारत स्लो वार नहीं, स्लो बैटल नहीं करे, और हम्म। इंटेंसिव करे। और मिसेस गांधी ने जैसे 12 दिन में कंक्लूड कर दिया था ना बांग्लादेश का, हम्म। 93,000 जो है उसको सरेंडर करना पड़ा था। तो वैसी तो नौबत करे क्या कि, तो क्या मोदी सरकार में इतना दम है कि वो मिसेस गांधी की तरह कोई हार्ड स्टेप ले पाए? आपको लगता है ऐसा? उससे ज्यादा दम है। सच? अच्छा। हाँ हाँ, उससे ऐसा? ज्यादा दम है। मिसेस गांधी में हिम्मत थी तो मिसेस गांधी में ही थी। इनके पास तो कलेक्टिव लीडरशिप में हिम्मत है, सब में। उस समय केवल मिसेस गांधी में थी। तो बिल्कुल कर सकता है। और दूसरी बात है कि फाइनेंशियली भी हम उससे बहुत बेटर हैं। सुपर पावर जो यूएसए अगेंस्ट में था, तो उस समय भारत के होश उड़े हुए थे। तो सोवियत यूनियन का सपोर्ट लिया, फिर सोवियत यूनियन ने अपना बेड़ा भेजा। आज वो हालत नहीं है। आज हम हिंद महासागर और अरब सागर में बहुत सारे बेड़ों को डुबा सकते हैं। तो चाहे टर्की का हम्म। आए, चाहे किसी का आए। यानी कि तो आपको लगता है कि
आपको लगता है कि भारत इस स्थिति में है कि एक तो सरकार मजबूत है, नेतृत्व मजबूत है, उसके बाद भारत के पास संसाधन के रूप से आप संपन्न हैं, सैन्य रूप से आप अच्छी स्थिति में हैं, हिंद महासागर में, अरब सागर में आप अच्छी स्थिति में हैं, तो यानी कि पाकिस्तान को आप घुटनों पर टेकने के लिए आप ये अभी सक्षम हैं और ये चीज आप करवा सकते हैं और ये एक मौका है भारत के पास। हाँ, मुस्लिम कंट्रीज से रिलेशन अच्छे हैं। जो पाकिस्तान वाली लड़ाई हुई थी, बांग्लादेश वाली, हम्म। उसमें मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम कंट्री ने भारत को बहुत तीखा मैसेज दिया था। अभी जो है सो कतर तक जो है सो भारत को फ्रेंडली टेलीफोन किया है। ईरान के राजदूत जो है सो पहुंचा है इसके बाद भारत। तो हमारी इंटरनेशनली डिप्लोमेसी में भी पोजीशन अच्छी है। दूसरी बात है कि भारत की पहली बार हुई है कि 1.25 लाख 1.5 लाख करोड़ जो है सिर्फ जीएसटी आया है। तो मैं रेवेन्यू सर्विस में रहा हूँ और फाइनेंशियली जो है हम लोग फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन है। तो ग्रोथ रेट है भारत का, वो नकली नहीं है। इतने सारे युद्ध के बाद भी हमारा शेयर मार्केट क्रैश नहीं किया है। लोगों को विश्वास है कि ये बढ़ेगा आज न कल। तो टेक्नोलॉजी वार में हम लोग बहुत आगे चले गए हैं।